हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की मनी एंड बैंकिंग को कवर अप करेंगे और आपको बहुत बेसिक बात बताना चाहूंगा कि मनी एंड बैंकिंग राज्य एक यूनिट का नाम है। यूनिट, एनसीईआरटी में इसको यूनिटी दिया हुआ है, लेकिन जितने भी प्राइवेट ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हुई है उन्होंने मनी एंड बैंकिंग को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, यानी इसके अंदर दो चैप्टर्स क्रिएट कर दिए। तो मनी एंड बैंकिंग की यूनिट के अंदर दो चैप्टर्स हैं, एक का नाम मनी है, दूसरे का नाम बैंकिंग है। आप ऐसा भी समझ के चैप्टर वाइज भी इसको कवर अप कर लोगे तो भी बहुत बढ़िया है। तो हम ऐसे ही पहले मनी वाले चैप्टर का पोर्शन कवर करेंगे, फिर बैंकिंग वाले चैप्टर का पोर्शन कवर करेंगे, फिर एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मनी वाले पे आ जाते हैं। सबसे पहले मनी वाले चैप्टर को अगर तुम देखोगे तो आपको उस समय की याद दिलाएगा ये चैप्टर। सबसे पहले जब मनी होती नहीं थी, जब पैसा नोट करेंसी नहीं होती थी, तब होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब सब बच्चे 10वीं क्लास से ही जानते होंगे, लेकिन मैं भी बता देता हूं। बार्टर सिस्टम का मतलब सामान के बदले सामान, यानी गुड्स एंड सर्विसेज आप किसी को दोगे तो आप उससे मनी नहीं लेते, आप उसके बदले में उससे भी कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विस लेते हो, तो एक्सचेंज करते हो गुड्स एंड सर्विस का। तो बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। जब मैंने एक्सचेंज लिख दिया ना, तो एक्सचेंज का मतलब ही होता है लेना और देना दोनों ही, तो इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। फिर बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस, यानी इसके क्या नुकसान थे। इसके नुकसान मतलब मनी के आने के फायदे। जब पैसा आ गया मार्केट में तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया। तो मनी के फंक्शन सबसे पहले आप देखोगे तो मनी के टोटल 5 फंक्शंस हैं, जिसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो मनी के फंक्शंस एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। बाबा, प्राइमरी फंक्शंस का मतलब है मेन फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस वो फंक्शंस है जो इन मेन फंक्शंस में से ही निकल कर आए हैं। मनी के 2 मेन फंक्शन है, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई भी एक्सचेंज लेन देन करोगे तो पैसा बीच में आता ही है सेल परचेज के लिए। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करने के लिए आप पैसा बीच में लाते हो। यानी अगर आपसे पूछेगा कि कितने चीनी का रेट क्या है तो आप बोलोगे 50 रुपए किलो, चावल का रेट क्या है 100 रुपए किलो, टमाटर का रेट क्या है 500 रुपए किलो। मतलब आप रुपीस यानी मनी के अंदर उसको मेजर कर रहे हो। दूध का रेट क्या है 80 रुपए लीटर, तो कर रहे हो ना कुछ ना कुछ। और इस ही फंक्शन को हम बोल देते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आगे आते हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शन। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी की वैल्यू को आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हो, ये गलेगी सड़ेगी नहीं जैसे सामान सड़ जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब होता है रुकी हुई पेमेंट्स, यानी ऐसी पेमेंट जो आपको इंस्टॉलमेंट में करनी है। जैसे कि कोई गाड़ी ले ली, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है हर महीने, कोई लोन ले लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ती है हर महीने। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। मनी आ गई है तो हर महीने 5,000, 10,000, 2,000 की जो भी किस्त बनती है वो दे सकते हैं। मनी की वैल्यू को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आज एक क्लिक में इंडिया से पैसा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, लेकिन पहले ऐसा करना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो दोस्तों, ये 5 फंक्शंस है मनी के। एग्जाम में बोलेगा प्राइमरी फंक्शन लिखो तो सिर्फ ये दोनों लिखना, बोलेगा सेकेंडरी फंक्शन लिखो तो सिर्फ ये लिखना, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता तो जो मर्जी लिख दो। ये 5 फंक्शंस आपको ध्यान रहने चाहिए। आपको ध्यान रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। देखो, प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो ये दोनों एम से स्टार्ट होते हैं, तो आप इनको एमएम बोल सकते हो। जैसे 10वीं में एक सब्जेक्ट होता था मैथमेटिक्स, तो एमएम तरीके से याद हो जाएगा। अब सेकेंडरी फंक्शंस, एक एस से स्टार्ट है, दूसरा भी एस से स्टार्ट है, तीसरा टी से स्टार्ट है। तो एस एस टी 10वीं का ही सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज बोलते थे ना। तो एमएम और एस एस टी ये 5 फंक्शंस ऑफ मनी है। ये याद हो जाएंगे तो बोलना बल्ले बल्ले। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दिया हुआ है आपके लिए प्यारा सा। मनी सप्लाई क्या होती है भैया? एक देश के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी पैसा रखा हुआ है उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, तो लिखा है मनी सप्लाई का मतलब स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद अ कंट्री या हेल्ड विद एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं हम। कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। एक तरीका M1, दूसरा M2, तीसरा M3, चौथा M4। आपके सिलेबस में सारे नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है। इसको बोलते हैं बहुत नैरो सा मेजर है मनी के सप्लाई को कैलकुलेट करने का। तो भैया इसको ये M1 बोलता है कि 3 आइटम्स को टोटल कर दो, मनी की सप्लाई देश में पता लग जाएगी। पहला आइटम है करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। दूसरा नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स,
बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट कितना है उसको देखो। तीसरा है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी कुछ अदर डिपॉजिट होते हैं। किसके? ये फॉरेन गवर्नमेंट के, फॉरेन बैंक्स के, ये वो अलग से डिपॉजिट होते हैं। हमारे देश का पैसा नहीं है ये, लेकिन है तो हमारे देश के अंदर अब, तो इसलिए इन तीनों को टोटल कर देते हैं। हमारे पास जो भी अमाउंट आता है बोलते हैं ये हमारे देश की मनी सप्लाई है, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बैंकिंग वाला कंपोनेंट करने के बाद, यानी मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग वाला चैप्टर करने के बाद अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वहां पर आप डिमांड डिपॉजिट का सही मतलब समझ जाते हो। देखो बैंक के अंदर हम जो पैसा जमा कराते हैं उस पैसे को हम अपनी मर्जी से जब चाहे तब नहीं निकाल सकते, डिपेंड करता है। अगर आपने बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराया है तो उसको कभी भी निकाल लो। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के पैसे को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब तुम डिमांड करोगे बैंक उसको पे करेगा ही करेगा। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट विच आर पेएबल ऑन डिमांड। आप जब भी डिमांड करोगे बैंक को पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने बैंक में जाके फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया तो उसके अंदर का जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि आपने वो एफडी किया हुआ है एक लिमिटेड टाइम के लिए। बैंक को बताओगे तो बैंक बोलेगा उसको हाँ भाई थोड़ा समय लगेगा निकालने में या कल देंगे, हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करेगा। तो एफडी का पैसा डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, इसलिए ये स्पेशल वर्ड यूज किया हुआ है। बैंकिंग का कंपोनेंट करने के बाद सही से समझ में आता है। इसलिए जब भी मैं लाइव क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ तो मैं मनी और बैंकिंग को अलग अलग नहीं पढ़ाता, इनको एक साथ लेकर चलता हूँ। जो जो कॉन्सेप्ट एक दूसरे के रिलेटेड है वो एक दूसरे के साथ ही समझ में आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आते हैं आगे। कुछ फॉर्म्स ऑफ मनी दी हुई है, अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ मनी है। कुछ छोटे मोटे देख लो जो तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड है। एक होती है फियाट मनी। फियाट मनी राज्य ऐसी मनी होती है जो गवर्नमेंट ने इशू की है। जितना भी पैसा, जितनी भी करेंसी सरकार ने इशू की है आज तक, वो सारी फियाट मनी है। जैसे कि 2000 का नोट, सरकार ने 5000 का नोट भी इशू किया हुआ है, 10,000 का भी किया हुआ है ना। 500 रुपए, 100 रुपए, 200, 10, 5, 20, 50 सब सरकार ने इशू किए हुए हैं। तो सारी करेंसी फियाट मनी है। फियाट मनी वो पैसा होता है जो सरकार के द्वारा इशू किया है, या इसको लिख दो विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। एक ही बात है, जितना ही पैसा। लेकिन दोस्त जितना भी पैसा सरकार ने इशू किया है, क्या वो सारा पैसा आज चल रहा है? क्या आप 2000 का नोट चला सकते हो? क्या 5000 का नोट चला सकते हो? क्या नहीं। तो जो पैसा अब चल रहा है उस सारे पैसे को बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगली चलेगा ये। लीगल टेंडर मनी के अंदर बैन हुए नोट, जो बंद हो गए नोट, वो नहीं आते, सिर्फ जो चल रहे हैं वो आते हैं। यानी अगर मान लो आपने किसी को 2000 रुपए उधार दिए थे, वो आपको आज 2000 का नोट दे दे, आप ले लोगे क्या? बंद हो चुका ना 2000 का नोट, आप नहीं लोगे। तो इसलिए एक वर्ड यूज किया जाता है, जो भी करेंसी एक्सेप्ट की जाती है डेट पेमेंट के लिए, वो सारी करेंसी लीगल टेंडर मनी होती है। दैट्स इट। ठीक है जी, अब आपको एक नया वर्ड सिखाता हूं। देखो जी, ये हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है। इसके पास मान लो इतना रुपया रखा है, ये सारा का सारा पैसा इकोनॉमी के अंदर नहीं छोड़ता। इसने मान लो इकोनॉमी के अंदर इतना पैसा छोड़ा है, तो दोस्त जितना पैसा आरबीआई इकोनॉमी के अंदर छोड़ता है इसे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, तो ये मनी फ्लो है आरबीआई जो इकोनॉमी के अंदर छोड़ता है। ठीक है, आगे आ जाओ जी, बैंकिंग वाले पोर्शन पे आ जाओ। बैंकिंग वाले पोर्शन में हम बैंक्स के बारे में बात करेंगे। जो आप जानते हो सभी कमर्शियल बैंक्स का पापा होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे देश में आरबीआई है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और जैसे कमर्शियल बैंक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। इन बैंकों में दो काम होते हैं मेन। एक तो ये हमारा पैसा डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट पब्लिक मनी या पब्लिक डिपॉजिट, है ना। ये हमारा पैसा अपने पास जमा कर लेते हैं। और दूसरा हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग लोन। कोई पूछ ले आपसे कि बैंक किसको बोलते हैं, तो बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को बोलते हैं जो लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट करता है और लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है। इसके कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन इतने पे ध्यान देना आपको। हाँ जी, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं? भैया ये एक स्पेशल बैंक है, पब्लिक इसके अंदर अपना पैसा जमा नहीं करा सकती, पब्लिक से कोई लेन देन नहीं है, पब्लिक से इसकी कोई खास बातचीत नहीं है। सेंट्रल बैंक के अलग ही फंक्शंस हैं। नंबर 1 आपके सामने करेंसी अथॉरिटी। इस फंक्शन को किसी किसी बुक में बैंक ऑफ इश्यू भी लिखा होगा, यानी हमारे देश के अंदर करेंसी को प्रिंट करने का जो अकेला अधिकार है, जो मोनोपोली राइट है, वो आरबीआई के पास है। तो आरबीआई हैज मोनोपोली टू प्रिंट करेंसी नोट्स इन इंडिया। कौन कौन से नोट्स? भैया 1 रुपए के नोट को छोड़कर सारे नोट। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है, या फिर जो कॉइन्स होते हैं वो कौन प्रिंट करता है?
तो 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ब्रांच है, वो उसको बनाती है। बाकी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500 ये सारे नोट आरबीआई बनाता है, यही मेन करेंसी है। तो इस फंक्शन को करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इश्यू बोलते हैं। दूसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर। राज्य एक बात भेजे में घुसा लो, जब ये फंक्शन पेपर में आएगा अकेला 3 नंबर का आ सकता है, तुम्हें पूरे नंबर लेने हैं तो आपको अलग से रीजन बताना होगा कि बैंकर का बैंक क्यों है आरबीआई और सुपरवाइजर क्यों है। जो हमारे बैंक है ना, जहां हम पैसा जमा कराते हैं, उसको बोला है बैंकर। मान लो आरबीआई कह रहा हूं, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी के पास पैसा जमा कराया है, तो ऐसे बैंकों का बैंक है आरबीआई। और बैंक किसको बोलते हैं? जहां पैसा जमा कराते हैं और लोन भी लेते हैं। तो यस यस यस, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका बैंक आरबीआई है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा सकते हैं और आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या आरबीआई सुपरवाइजर है कॉमर्शियल बैंक का? यस। क्यों है? सुपरवाइजर क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है वर्कर्स को, राइट? टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही आरबीआई गिव्स गाइडेंस टू कॉमर्शियल बैंक्स रिगार्डिंग व्हाट, किस चीज से रिलेटेड? कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी थ्रेट हो, उससे रिलेटेड बताता रहता है। थर्ड, आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक भी है, तो गवर्नमेंट भी अपना पैसा यहां जमा कराती है, गवर्नमेंट लोन भी ले लेती है इससे। ये गवर्नमेंट का एजेंट भी है। एजेंट कैसे भाई? गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सभी पीएसयूज के अकाउंट्स को मैनेज करता है आरबीआई। तो आरबीआई एक एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, आरबीआई एडवाइजर है सरकार का। सरकार पॉलिसी बनाती है जिसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे। आरबीआई एक पॉलिसी बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर सरकार को एडवाइस करती है कि देखो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देश की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ इस तरीके की है, आप भी इनको ध्यान में रखे पॉलिसी बनाओ। ठीक है, अगला लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है एंड टाइम। एंड टाइम यानी कमर्शियल बैंक को जब प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ा कैश क्राइसिस हो जाता है, जब उसका कोई साथ नहीं देता, तो आरबीआई इसको लोन दे देता है जब कोई नहीं दे रहा होता। हाँ, बदले में कुछ सिक्योरिटीज लेता है, गिरवी कुछ रखवाता है। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ नेशंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई को बोलते हैं कि कंट्री का गोल्ड इसके पास रखा रहता है और फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी इसके पास ही रखा रहता है, इसके पास ही होता है। इसके पास से फिर बैंक में जाता है, ज्वेलर के पास जाता है, इन सब के पास जाता है सब। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। हमारे देश में मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करने का कंट्रोल आरबीआई के ही पास है। ठीक है, ये 6 फंक्शंस हैं। बाकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग फंक्शंस भी दिए हुए हैं, तो आपको 6 फंक्शंस पे फोकस करना है। और 7th फंक्शन काफी सारी बुक्स में गिवन है, जिसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। आरबीआई ने एक ऐसा ऑफिस बना रखा है, हाउस बना रखा है, जहां पर वो अलग अलग बैंक्स के चेक क्लियर करके पेमेंट करवाता है, तो उसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है जी, आगे आ जाओ जी। एक कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में, मनी मल्टीप्लायर। इसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR, और एलआरआर की जगह आप ऐसे 1/CRR प्लस SLR भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये क्या आइटम है, ये आपने वर्ड यूज कर दिया, पहले ये समझा दो। राजे मैं समझा देता हूं। मान लो एक कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास पब्लिक का टोटल 100 करोड़ रुपया डिपॉजिट है। तो ये क्या करता है इस पैसे का? आरबीआई बोलता है इसका छोटा सा हिस्सा मेरे पास रखवा दे, सेंट्रल बैंक के पास रखवाएगा। इसको बोलते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई बोलता है इसमें से ही थोड़ा सा हिस्सा तू अपने पास रख ले, ताकि जो तेरे ग्राहक है, जो तेरे पास पैसा जमा कराते हैं, तो उनको देगा भी तो सही, विड्रॉ करने आएंगे तो वापस देने पड़ेंगे। तो इस पैसे को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। और बाकी बचा पैसा कितना बच गया? 80। भाई जितना भी पैसा जमा था एसबीआई के पास, उसने 5 रखा है आरबीआई पे, 15 रखा अपने पास, बाकी पैसा जो बचा वो लोन पे दे दिया। यहां से ये पैसा कमाएगा, ये अर्निंग हो जाएगी, यहां से लोन पे देके इंटरेस्ट अर्न करेगा ना। इतना समझ में आया? अगर दोस्त मैं CRR और SLR दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसे बोलता हूं लीगल रिजर्व रेशो। एनसीईआरटी में इसको सिर्फ रिजर्व रेशो भी लिखा हुआ है, इसको रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये समरी सेशन है तो इसलिए मैं इतना शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, ये एक रिवीजन करने के काम में आएगा आपको। ठीक है, आगे आ जाओ जी। फिर एक प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन है, जो कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। वो पूरा प्रोसेस होता है, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। टोटल क्रेडिट क्रिएशन होता है 1/LRR मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो इसको हम डिटेल में कैसे करें, भाई 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हें डिटेल में करना पड़ेगा। और
कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो मनी एंड बैंकिंग की डिटेल्ड वीडियो जिसके अंदर पूरा चैप्टर डिटेल्ड करा रखा है वो यहां पर है, आप यहां से डिटेल्ड में कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको करा रहा हूं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अब यहां तक आ गए हो तो थोड़ी सी और बची है, एंड तक चलना, ठीक है, कुछ और भी जानने को मिलेगा। अब आ जाओ राज्य, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने की, उस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो इट इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक रिलेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन मनी सप्लाई। देश में मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर देगा भैया। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। इसके बीच का अंतर बता दो। अच्छे से अच्छा बच्चा इसके बीच का अंतर नहीं बता पाता, अच्छे से अच्छे टीचर भी इसको समझाते नहीं है, बहुत कम टीचर है जो इसको समझाते हैं दोस्त। क्वांटिटेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो पूरे देश की मनी सप्लाई को बदल दे। बच्चा क्या समझता है, क्वांटिटेटिव मेजर या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो होते होंगे जो नंबर्स में एक्सप्रेस किए जा सके। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ये वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको आपने इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया तो पूरे देश की मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगी। वो एक सेपरेट पे पता लगेगा पढ़ने पे, ठीक है। और जब मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है उसमें स्टार्टिंग में यही सब समझा रखा है जो मैंने आपको बताया था। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको बदलने से पूरे देश की मनी सप्लाई नहीं, एक पर्टिकुलर सेक्टर की मनी सप्लाई चेंज होगी। जहां भी सरकार का टारगेट होगा, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर की मनी सप्लाई चेंज करनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की मनी सप्लाई चेंज करनी है, जिसकी भी चेंज करनी है उसकी चेंज कर देगी सरकार। तो ये उनके नाम लिखे हुए, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, बस इतना ही कर लेना, ठीक है। ओके रिपोर्ट है दोस्त। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है। देखो जी, सबसे नंबर 1 क्वेश्चन सेंट्रल बैंक के फंक्शन रहते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, कोई भी एक फंक्शन 3 नंबर में आ जाएगा, कोई भी एक फंक्शन। 4 फंक्शन 6 नंबर में आ सकते हैं। 4 फंक्शन बोलेगा एक्सप्लेन करो 6 नंबर में। दूसरा रहता है यहां से मनी के फंक्शंस, मनी के फंक्शंस, वो भी प्राइमरी वाले फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से छोटे मोटे क्वेश्चन किस चीज के ऊपर बनते हैं भाई, तो छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन या फिर इनका मनी सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो पूछ लेते हैं। और इनका मनी सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सभी इंपैक्ट को आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट वाली यूनिट में, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। मैंने कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे आपको बताई है, एक वीडियो बनाई है जिसमें लिखा है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। तो उसके अंदर इनका इंपैक्ट क्या होता है मनी सप्लाई पे, मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं वो भी बताया हुआ है। आई होप दोस्तों ये समरी आपको पसंद आई होगी मनी एंड बैंकिंग की, क्योंकि समरी को समराइज तरीके से बताना होता है। जब आप एक चैप्टर कवर अप कर लेते हो या उसको शॉर्ट टर्म में कवर अप करना चाहते हो तो उसका पर्पस रहता है कि हाँ आप समरी देखकर उसको क्लियर कर सकते हो, बस यही पर्पस था बस। और दोस्तों प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अब स्टूडेंट्स में और लव सर में बॉन्डिंग बहुत अच्छे लेवल की है, पूरे भारत के अंदर इस चीज़ के चर्चे मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। प्यार आपका ही है, आपकी वजह से ही सब चीज़ पॉसिबल है। तो कमेंट सेक्शन खाली है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू एवरीवन।